सो हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने किया था एमएनए वाला चैप्टर नंबर 13। सो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 से। इट्स अ सिक्योरिटी एनालिसिस। सो बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली आप कवर क्या क्या करेंगे। सबसे पहले होगा आपका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस जो भी हम करते हैं, उसके बाद हमारा होगा टेक्निकल एनालिसिस, उसका मीनिंग, अजम्पशंस क्या लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। ये आपका टेक्निकल एनालिसिस शेयर मार्केट वाला एनालिसिस है, जो हम चार्ट्स को एनालाइज करते हैं। कैंडल चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, या आपके इसमें बेसिकली हाई रेटेड डायग्राम्स होते हैं, या रिस्क एनालिटिक्स वाले चार्ट्स होते हैं, उन सबको एनालाइज करते हैं। सो चार्टिंग टेक्निक्स आ गई, और नेक्स्ट आ गया हमारा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एनालिसिस। सो इसमें हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बेसिकली सिक्योरिटी एनालिसिस होता क्या है। तो सिक्योरिटी एनालिसिस इन्वॉल्व है सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द वेरियस सिक्योरिटीज़। लाइक अगर आपने म्यूचुअल फंड्स को लिया, या आपने बोला कि मैं इक्विटी शेयर्स खरीदने वाला हूँ, तो सिक्योरिटी एनालिसिस में इक्विटी शेयर्स हमारी एक सिक्योरिटी हो गई, या जो भी हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं एक सिक्योरिटी हो गई। तो उसको हमें एनालाइज़ करना है। तो हम क्या क्या एनालाइज़ करेंगे, उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज़ करेंगे, उसके रिस्क को, कि अगर मैं ये चीज़ खरीदता हूँ या मैं सिक्योरिटी खरीदता हूँ, इसमें कितना पैसे का रिस्क है, प्लस इसका रिटर्न कितना है, 10% रिटर्न है, 12% रिटर्न है, 15% रिटर्न है। और ये चीज़ें देखता हूँ मैं उन सिक्योरिटीज़ की, विच इज़ टू हेल्प रैशनल इन्वेस्टर्स टू एस्टिमेट ए वैल्यू फॉर द कंपनी। ये चीज़ हेल्प करती है एक रैशनल इन्वेस्टर्स को। रैशनल इन्वेस्टर्स बेसिकली वो होते हैं जो हर एक चीज़ को अच्छे से देख के एनालाइज करके ख़रीदें, एस्टिमेट करने के लिए वैल्यू फॉर द कंपनी। इस कंपनी की वैल्यू क्या है, फ्रॉम ऑल द प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस। जितने भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस हैं, या जितना भी डेटा है, उसकी कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस दे रखी हैं आपको, बैलेंस शीट, P&L, या जितने भी ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से कंपनी की वैल्यू क्या है, सो डैट ही कैन मेक द परचेजेस, जिस कारण वो परचेज कर सके। व्हेन द मार्केट अंडर प्राइस, जब मार्केट अंडर प्राइसेस हो सम ऑफ दैम। लाइक अगर आपकी एक शेयर की वैल्यू थी पहले 100 रुपये थी, लेकिन मार्केट में क्या है, कोरोना की वजह से अंडर प्राइस हो गई, तो वो वैल्यू घट के 100 से 90 आ गई। तो इस केस में एक रैशनल कंज्यूमर ये एनालाइज करेगा कि मेरी बैलेंस शीट के बेसिस पे, P&L के बेसिस पे, मार्केट के ट्रेंड्स के बेसिस पे, पेस्टल एनालिसिस के बेसिस पे, कि आपकी जो मार्केट की वैल्यू है वो किस हिसाब से, शेयर की वैल्यू पहले जितनी थी और अब कम हुई है, अब शुड आई बाय दिस, मेरे को अब खरीदना चाहिए या मेरे को अभी बेचना चाहिए, इस चीज़ के बेसिस पे एनालाइज करता है। एंड देयर बाय अर्न ए रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न। इसी बेसिस पे वो एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कमाता है कि कितना मेरे को इसमें पैसा कमाया गया है, कितना मैंने 100 रुपये लगाए थे, मेरे को 110 मिले, 120 मिले, कैसे मिले, इस चीज़ को एनालाइज करता है, कितनी रिटर्न आई है। जैसे FD में आप रिटर्न को एनालाइज करते हो, FD में मेरे को 7% मिला, मैंने 1 लाख लगाए थे, 1 साल के बाद मेरे को 1,07,000 रुपये मिल गए, तो 7% उस पर रिटर्न मिली है। इसी तरह वो शेयर्स के रिटर्न को देखता है। सो इस चीज़ की क्या है, इस चीज़ की 2 अप्रोचेज हो सकती हैं आपकी, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल नाम से पता चल रहा है, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमारे नंबर्स के हिसाब से हो रहा है, और टेक्निकल जो हमारा चार्ट्स और डायग्राम्स के हिसाब से हम एनालाइज करते हैं कि मार्केट में ट्रेंड्स कितने हैं, सेल्स क्या है, डिमांड क्या है, कैसे घट रही है, कैसे बढ़ रही है, उस बेसिस पे हम बोलते हैं फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस। इन द फंडामेंटल एनालिसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिक्योरिटी। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या चीज़ें मतलब इफेक्ट कर रही हैं आपकी, रिस्क और रिटर्न कितना आ रहा है। लाइक अगर मैं एक इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहा हूँ, तो कितना पैसा मेरा डूबने का रिस्क है, प्लस कितना मेरे को रिटर्न मिल रहा है। स्पेस आपने प्रेफरेंस शेयर्स पे लगाया, तो प्रेफरेंस शेयर में आपका रिस्क तो कम है, आपको पैसा फिक्स मिलेगा बाद में, लेकिन आपकी जो रिटर्न है वो भी लिमिटेड है। आपको 12% या 13% रिटर्न मिलेगी, उसके अलावा आप रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। लेकिन जो इक्विटी में है वो रिटर्न आपके डिपेंड करती है आपके प्रॉफिट्स पे। अगर आपके प्रॉफिट काफ़ी डीप हैं या प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस केस में आप रिटर्न भी काफ़ी अच्छी कमा लेंगे। तो उस केस में रिस्क और रिटर्न ऐसे वेरी करता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में क्या देखता हूँ मैं, डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिक बार चार्ट्स के थ्रू हम यही देखते हैं कि कितनी एक चीज़ की डिमांड है और कितनी एक चीज़ की सप्लाई है, और किस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हमारी चीज़ें काम कर रही हैं। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हमारा अप ट्रेंड जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो डिमांड घटती जा रही है। तो उस चीज़ को हम देखते हैं।
अलोंग विद प्रीवेलेंट शेयर प्राइस टेंडेड टू बी एग्जामिन। इसके साथ साथ हमारी जो शेयर के प्राइसेस हैं और उनके ट्रेंड्स हैं वो एग्जामिन करते हैं हम इसी के बेसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ड करता है आपके अजम्पशंस के ऊपर दैट द शेयर प्राइसेस डिपेंड अपॉन द फ्यूचर डिविडेंड एक्सपेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। मतलब आपके अजम्पशंस के ऊपर बेस करता है ये कि आपने अगर आज 100 रुपये का शेयर खरीदा तो आप उस पर डिविडेंड कितना एक्सपेक्ट करते हो। कि आपने अगर आप 100 रुपये का एक शेयर खरीद रहे हो तो आप उस पर 10% डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो या उस पर 20% डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं डिविडेंड के रिगार्डिंग। तो फंडामेंटल एनालिसिस के अजम्पशंस उसी चीज़ पे बेसिस करते हैं कि आप उससे कमाना कितना चाहते हो। लाइक अगर आपको 7% रिटर्न चाहिए किसी शेयर पे, तो आप रिस्क के लिए क्यों जा रहे हो? एफडी में पैसे डाल दो, एफडी से भी 7% कमा लोगे आप। या आपको 12 या 13% रिटर्न चाहिए, तो आप मतलब क्यों जा रहे हो शेयर्स के लिए? आप म्यूचुअल फंड्स में डाल दो, उसमें कंपेरेटिव रिस्क आपका कम होगा, 12 से 13% आप रिटर्न कमा लोगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम देखते हैं कि आप रिस्क कितना कमाना चाहते हो और आपकी कितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है और कितना पैसा डाल सकते हो उस चीज़ में। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज नोन एज इंस्ट्रिंसिक वैल्यू। बेसिकली आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है आपके फ्यूचर डिविडेंड की कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द कैश फ्लो एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। लाइक आप इसके लिए ऐसे समझ सकते हैं, जस्ट मिनट। प्रेजेंट वैल्यू है आपकी फ्यूचर डिविडेंड की। लाइक आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा और उस पर आप कमा रहे हो अपना 10 रुपये डिविडेंड। 10 रुपये उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है डिविडेंड की, लेकिन फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या पता होगी, क्या 10 की 20 हो जाए या 10 की 100 हो जाए, आपको नहीं पता। लेकिन आप उस चीज़ को डिस्काउंट करके देखते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर डिविडेंड को डिस्काउंट करके जो आप डिस्काउंटिंग करते हो उसकी आज के दिन पे, तो उसको बेसिकली हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। कि जिस इंट्रिंसिक, लाइक आपके पास 100 रुपये थे और एक साल के बाद वो 100 110 बन जाएंगे क्योंकि 10% आपने उस पर डिविडेंड कमाया है, ठीक है। 100 110 हो गए, लेकिन मैं उसको आज के रेट पे डिस्काउंटेड कर रहा हूँ, तो मैं 110 बाय 1.10 करूँगा क्योंकि 1 आपका 100% है प्लस 10%, तो 110 बाय 1.10, तो मेरी उससे 100 रुपये वैल्यू आ जाएगी जो आज की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा फ्यूचर का डिविडेंड है 10 रुपये मेरे को जो एक साल के बाद मिलेंगे, उनको मैंने आज डिस्काउंट कर लिया 10% के ऊपर। तो इससे मेरी क्या निकल के आएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू उस चीज़ की, कि वो उस चीज़ का प्राइस मेरे लिए आज क्या है। तो द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल एनालिस्ट डिपिक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द शेयर। बेसिकली आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है एक फंडामेंटल एनालिसिस के द्वारा आपकी ऐसे ट्रू वैल्यू डिफाइन कर देगी। आज 100 रुपये हैं, एक साल के बाद 110 हो जाएंगे, लेकिन ये 110 तो हो गए, लेकिन आज की इसकी वैल्यू क्या है, मतलब उस 100 रुपये की वैल्यू आज मेरी क्या है। 110 बाय 1.10 कर दिया मैं, तो 100 रुपये आज की वैल्यू है। इस शेयर डेट इज़ प्राइस बिलो द इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर आपका कोई शेयर है वो बेसिकली आज आपकी जो वैल्यू है आज की 100 रुपये है। आज अगर आप कोई शेयर खरीदते हो 100 रुपये का, सपोज मैंने टाटा का शेयर खरीदा हो, 100 रुपये का शेयर है, लेकिन एक साल के बाद है जो शेयर की वैल्यू हो गई आपकी 110 रुपये। तो मतलब आज की 100 रुपये थी, एक साल के बाद 110 रुपये होगी। ऑब्वियसली आप उस चीज़ को खरीदोगे क्योंकि जो आपकी शेयर्स की वैल्यू है वो आने वाले टाइम में बढ़ रही है, तो वो बाय कंडीशन होगी क्योंकि आप खरीदना पसंद करोगे, आपको पता है एक साल के बाद रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन आप अपनी एनालिसिस के थ्रू ये देख लेते हो कि आपकी शेयर की जो आज की वैल्यू 100 है, लेकिन आगे जाके शेयर घटने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास अब वो शेयर है तो आप उसको बेचना प्रेफर करोगे क्योंकि अभी 100 रुपये मिल रहे हैं, आगे जाके 90 मिलेंगे, तो उसका 10 का लॉस क्यों करना। इससे बढ़िया क्या करो कि शेयर्स को बेच के अपने पैसे निकाल लो। तो यही इसमें चीज़ बेसिकली आगे फ्लोट करती है कि अगर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा है आपके आज की प्राइस से, तो आप खरीदना पसंद करोगे, अगर वो कम है तो आप बेचना पसंद करोगे। It can be said that the price the shareholder are prepared to pay for the share in nothing but the present value of the dividend they expected to receive. बेसिकली जो प्राइस होता है शेयर होल्डर जो पे करना चाहता है वो कुछ नहीं होता, बेसिकली वो है आपको जो 100 रुपये के 110 रुपये एक साल के बाद मिलने वाले हैं उसको आज आपने प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट कर लिया, वो आज की आपकी 100 रुपये की वैल्यू वो वैल्यू है जो आपको एक साल के बाद मिलने वाली है। दिस इज़ द प्राइस एट विच दे एक्सपेक्टेड टू सेल इन फ्यूचर। बेसिकली वही प्राइस है जिस पे आप
बेचना चाहते हो, 100 रुपये के 110 हो गए तो ऑब्वियसली मैं बेचूंगा, 10 रुपये का फ़ायदा हो रहा है मेरे को। एज ए फर्स्ट स्टेप अराइव एट ए कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशंस। लेट्स टेक द सिंपल अजम्पशंस, ठीक है, सिंपल अजम्पशन लेते हैं। यूनिफॉर्म डिविडेंड ऑफ द डी पर शेयर एवरी ईयर, या यूनिफॉर्म डिविडेंड है मेरा 10 रुपये पर शेयर हर साल। तो मेरा जो पहले साल भी 10 होगा, दूसरे भी 10 है, तीसरे भी 10 है। सिंपल मैंने इसको एज ए 1 लेके चला, मतलब एज ए कॉन्स्टेंट लेके चला। इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, डी 1/k 10 1/10 10 1/1 का स्केयर कर दिया, 10 1/1 का 3 कर दिया मैंने, ऐसे इन्फिनिटी तक गया ये। दिस इज द अनरियलिस्टिक एजम्पशंस, एज्यूम देयर डिविडेंड रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम। बेसिकली काफ़ी अनरियलिस्टिक है कि आप डिविडेंड को ये मानते रहो कि मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि डिविडेंड कांस्टेंट क्यों रहेगा उस केसेस में, ये चीज़ें मतलब बेसिकली प्रेफर नहीं करती कि आपको डिविडेंड को आप कांस्टेंट रखो, या क्योंकि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपका डिविडेंड गिरेगा और बढ़ेगा भी। तो आप रियलिस्टिक है ये चीज़ काफ़ी कि डिविडेंड को आप कांस्टेंट रखो। In case of the most shares, the dividend per share grow because of the growth in earning of the firm. बेसिकली शेयर्स के केसेस में आपका जो डिविडेंड है वो भी ग्रो करता है, क्योंकि आपकी फर्म्स की जो अर्निंग्स है वो ग्रो हो रही हैं। आइडेंटिफाई द न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ, जो आपकी नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको, और इंक्रीज द DPS डिविडेंड पर शेयर आपकी इंक्रीज करती है उस चीज़ को। लेट्स एज्यूम दैट एन एवरेज ऑफ द DPS ऑफ कंपनी ग्रो एट ए कंपाउंडेड रेट ऑफ द G पर एनम। लाइक मैंने ये जूम कर लिया, जो मेरा जो डिविडेंड की ग्रोथ है वो 5% के रेट के हिसाब से बढ़ती है। सो दैट द डिविडेंड D1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड इज D1 1 + G। क्या होगा, 10 रुपये डिविडेंड इंटू 1 + 0.5%। अगले साल मेरा कितना होगा वो, अगले साल मेरा 10 को अगर मैं 1.5 से करता हूँ तो वो होगा मेरा 15 रुपये। 15 रुपये मेरे को अगले साल डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि मेरा 5% से बढ़ रहा है, 100 रुपये का 5% 5 रुपये। तो इसी तरह मैं उस चीज़ को डिस्काउंटेड कर दूंगा आगे, 15/1 + 10, 15/1 + 1 का स्केयर, और ये मैंने इसमें ग्रोथ लगा दी। तो इसको बोलते हैं परपेचुअल ज्योमेट्रिक सीरीज। बेसिकली आपका जो डिविडेंड है परपेचुअल रेट पे बढ़ता जा रहा है, वो एक जगह स्थिर नहीं हुआ, एक जगह एक जैसा नहीं रहा। और ये वाला जो आपका D1 K-G इसलिए आ गया यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो यहाँ तक ये ग्रोथ गई है ये इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी तक तो मैं लेके जा नहीं सकता इस चीज़ को, इसलिए मैंने इसमें से जो आपका डिविडेंड अमाउंट है या जो ग्रोथ अमाउंट है उसमें से मैंने जो इसकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही थी उसको मैंने घटा दिया। ग्रोथ इन द डिविडेंड G इज इक्वल टू द ग्रेटर देन डिजायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन द शेयर्स। The condition that the G be the less than K is not very restrictive, since the long-term growth in the dividend is unlikely to be exceed the rate of return expected by the market in the shares. बेसिकली अगर आपकी ग्रोथ है इक्वल है डिज़ायर रेट ऑफ रिटर्न से, आपकी अगर ग्रोथ रेट 5% है और आप ये चाहते हैं कि मेरी ग्रोथ 4% से हो या 3% से हो, तो वो आपके लिए अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि उस टाइम में आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट हो रही है। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड द PE मल्टीपल्स क्या होते हैं। सो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल आपका होता क्या है, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं वो रिलेट करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियोज से या PE मल्टीपल्स के थ्रू। द रेशियोज बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द अर्निंग पर शेयर। आपकी मार्केट प्राइस, आपका 100 रुपये आज का मार्केट प्राइस है और आपकी अर्निंग पर शेयर हो रही है आपकी 10 रुपये, तो आपकी जो PE रेशियो होगी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो होगी आपकी, वो 10% होगी उस केस में। तो इफ़ ए कंपनी इज अज्यूम टू पे आउट द फ्रैक्शंस B of its earning as a dividend on the average, D may be expressed as BE1, और BE1 is the earning per share of the company at the end of its first period। तो आप इसको अर्निंग पर शेयर आपको बोल सकते हो कि मेरी अगर 100 रुपये में 10 रुपये मिल रहे हैं तो 10 रुपये मेरी अर्निंग पर शेयर है। इक्वेशन बेसिकली इसकी होगी आपकी, P0 आपका हो गया ओल्ड प्राइस, इसमें से मैं अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आ गई K-G, ग्रोथ घटा दी, तो E0 1 + G K-G। इफ द प्रिवेलिंग प्राइस और द PE मल्टीपल ऑफ सिक्योरिटी इज हायर देन द एस्टिमेटेड फंडामेंटल वैल्यू, देन दे रिकमेंड ए सेलिंग इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी सिंस द इंफॉर्मेशन बिकम कॉमन नॉलेज। अगर आपका प्रिवेलिंग प्राइस है, आने वाला प्राइस है, PE मल्टीपल है, वो आपकी सिक्योरिटी का ज़्यादा है आपके एस्टिमेटेड फंडामेंटल वैल्यू से,
तो उस चीज़ को आप ओवर प्राइस बोल सकते हो। आपने 100 रुपये एज्यूम किया था किस चीज़ की, पी मल्टीपल के अकॉर्डिंग, लेकिन आपकी वैल्यू आ गई 110 रुपये, तो उस केस में आपका प्राइस बढ़ गया। तो इस चीज़ को आप एज्यूम कर सकते हो कि हाँ मेरा प्राइस इंक्रीज़ हो गया, इस चीज़ में दिखा रहा है। और इफ़ द सिक्योरिटी इज़ अंडर प्राइस इन द मार्केट, द प्रिवेलिंग प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी लोअर देन द एस्टिमेटेड फंडामेंटल वैल्यू। अगर आपका सिक्योरिटी प्राइस कम है, आपकी जो प्रिवेलिंग प्राइस है, पी मल्टीपल का प्राइस है, तो आपकी एस्टिमेटेड फंडामेंटल वैल्यू है वो रेकमेंड करेगी कि आपको ये चीज़ बाय कर लेनी चाहिए, आपको ये चीज़ सेल नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ में यही इन दोनों के डिफरेंस होते हैं कि आपका जो प्राइस वेरी करेगा आपके पी मल्टीपल्स के हिसाब से। जो आपकी इंडस्ट्री होती है, वो आपकी जो स्पेसिफिक कंपनी है इंडस्ट्री के अंदर, वो डिपेंड खाली बेसिकली इंडस्ट्री पे नहीं करती, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, लाइक ऑपरेटिंग और कॉम्पिटिटिव पोजीशन पे डिपेंड करती है। और जो की वेरिएबल होते हैं, इन्वेस्टर्स मस्ट मॉनिटर इन ऑर्डर टू कैरी आउट फंडामेंटल एनालिसिस। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा जो इन्वेस्टर होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों को और देखता है फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए, लाइक आपका इकोनॉमिक एनालिसिस कितना हो रहा है, या इंडस्ट्री एनालिसिस कितना है, कंपनी एनालिसिस कितना है, ये सारे फैक्टर्स आपके देखे जाते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है बेसिकली? फर्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड द एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। आपकी जितनी भी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस हो रही है पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में जितनी भी हुई है। ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, आपकी ग्रोथ क्या है सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के हिसाब से। आइए, आपके आईटी में ग्रोथ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ क्या है, या आपका टेलीकम्युनिकेशन किस ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें देखता है। उसके बाद आपके देखते हैं कि ट्रेंड्स इन द पीपल्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज। लाइक आपके ट्रेंड क्या है, जो आपकी इनकम लोग कमा रहे हैं और जितना स्पेंड कर रहे हैं उस चीज़ में। अगर आप कोई एवरेज पर्सन 10,000 रुपये कमाता है और स्पेंड कुछ नहीं कर रहा हो, खाली सेविंग किए जा रहा है, तो उस केस में आपके सेक्टर्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन अगर 10,000 रुपये कमाता है और एवरेज स्पेंडिंग एक पॉपुलेशन की आपकी है 8,000 रुपये या 6,000 रुपये, तो उस केस में आपके सेक्टर्स ग्रो करेंगे क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है स्पेंडिंग के थ्रू। तो उस चीज़ को आप मान सकते हो। कंज्यूमर अफेक्ट द कॉर्पोरेट प्रॉफिट, डिविडेंड या शेयर प्राइस इन द मार्केट। कंजम्पशंस बेसिकली तीनों चीज़ों को अफेक्ट करती है, आपके कॉर्पोरेट प्रॉफिट को, उसकी वजह से आपका डिविडेंड इफेक्ट होता है और उसकी वजह से आपका शेयर प्राइस इफेक्ट होता है मार्केट में। फैक्टर किस चीज़ को अफेक्ट करेंगे इकोनॉमिकल एनालिसिस के टाइम पे? कौन से फैक्टर्स हम देखेंगे जनरली? सम ऑफ द इकोनॉमिक वाइड फैक्टर्स आर डिस्कस्ड एज अंडर growth rate of the national income and the related measures. For the most purpose, what is the important is the difference between the nominal growth rate quoted by GDP and the real growth rate after taking the inflation into account. बेसिकली हम ग्रोथ रेट देखते हैं नेशनल इनकम की और उसके रिलेटेड मेजर्स की। सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि नॉमिनल ग्रोथ रेट होती है आपकी, जो जीडीपी ने आपकी कोटेड की है। लाइक नॉमिनल ग्रोथ रेट जीडीपी के हिसाब से आ रही है आपकी 10%, लेकिन आपने रियल ग्रोथ रेट देखी इन्फ्लेशन के हिसाब से कि वो तो हमारी ओनली 6% आ रही है। तो वो चीज़ें देखी जाती हैं इसके हिसाब से कि आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट क्या है प्लस आपकी रियल ग्रोथ रेट क्या है, उन चीज़ों का काउंट में लिया जाता है। द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी वुड बी पॉइंटर टू प्रोस्पेक्ट फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो आपकी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट है इकोनॉमी के लिए, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक प्रोस्पेक्ट हो सकती है कि कैसे इस चीज़ को करना है। देयरफॉर टू रिटर्न द इन्वेस्टर एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स को एक अच्छी रिटर्न दी जाती है जो शेयर्स में एक्सपेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ग्रोथ रेट कैसे डिपेंड करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की? दिस कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू ग्रोथ रेट ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ग्रुप ऑफ द इंडस्ट्रीज इफ रिक्वायर्ड। ये बेसिकली ऐसे ब्रोक डाउन कर सकते हो आप। ग्रोथ रेट हो गई काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ की और ग्रोथ रेट हो गई आपकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की। लाइक आपने सपोज आईटी सेक्टर का देखना शुरू किया, आईटी सेक्टर की आपकी ग्रोथ रेट 10% से चल रही है और आपने पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट देखी, पूरी इकोनॉमी की एज ग्रोथ रेट पर चल रही है 6% से। तो हम इसमें दोनों चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ग्रोथ रेट इन द वेरियस इंडस्ट्रीज आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द एस्टिमेट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। लाइक आपकी जो ग्रोथ रेट्स है इंडस्ट्रीज़ की, आईटी के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो उस केस में जो आपकी एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट होगी, एस्टिमेटेड डिमांड होगी, वो डिमांड के बेसिस पे आपकी ग्रोथ रेट रिफ्लेक्ट करेगी। जितनी आपकी डिमांड आएगी उतनी आपकी ग्रोथ रेट बढ़ती जाएगी क्योंकि सामान बिक रहा है उतने।
इन्फ्लेशन अब कैसे मेज़र होता है? इन्फ्लेशन इज़ मेजर इन टर्म ऑफ आइदर होलसेल प्राइसेस और द रिटेल प्राइसेस। इन्फ्लेशन आपका दो तरीके से मेज़र कर सकते हो आप, होलसेल प्राइसेस के थ्रू, आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, और रिटेल प्राइस इंडेक्स कैसे काम कर रहा है, सीपीआई कैसे काम करती है। द डिमांड इन द सम इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली द कंजप्शन प्रोडक्ट इंडस्ट्री सिग्निफिकेंटली इम्प्रेस बाय द इन्फ्लेशन रेट। जो आपकी डिमांड है या इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो बेसिकली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की इंक्रीज़ कैसे हो रही है और कैसे इन्फ्लुएंस होती है इन्फ्लेशन फैक्टर्स के थ्रू। Firms in these industry make the continuously assumptions about the inflation rate and likely to prevail in the near future as to fine tune their pricing। जो आपकी फर्म्स हैं इन इंडस्ट्रीज़ में, वो कंटिन्यूसली असेसमेंट करते रहते हैं इन्फ्लेशन रेट्स का, और जो हम फ्यूचर में करना चाहते हैं उसको कैसे करना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन पॉलिसीज टू बी एंटिसिपेटेड इम्पैक्ट ऑफ द इन्फ्लेशन एंड डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं वो एंटिसिपेट की जाती हैं इन्फ्लेशन और डिमांड के हिसाब से कि कैसे आपका प्रोडक्ट आगे काम करेगा। मॉनसून, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड लिंकेज, स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकिंग की वजह से मॉनसून इज़ ऑफ द ग्रेट कंसर्न टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट टू। बेसिकली आपका जो मॉनसून का टाइम होता है, जिस टाइम पे बेसिकली आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज आपकी इंडस्ट्री सही से काम कर रही है, जिसमें काफ़ी स्टेगनेंट और काफ़ी कंपटीशन आ रहा है, तो उस केस में जो आपकी ग्रेट कंसर्न्स होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट में अच्छे से परफॉर्म करना होती है। टेक्निक्स यूज इन द इकोनॉमिक एनालिसिस, आपकी टेक्निक्स क्या क्या यूज़ होती हैं इकोनॉमिक एनालिसिस में। इकोनॉमिक एनालिसिस यूज टू फोरकास्ट द नेशनल इनकम विद इट्स वेरियस कंपोनेंट्स डेट हैव बेयरिंग ऑन द कंसर्न इंडस्ट्री एंड द कंपनी इन पर्टिकुलर। जो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है आपकी, उस केस में हम फोरकास्ट करते हैं, उस केस में फोरकास्ट करने के लिए नेशनल इनकम को यूज़ किया जाता है विद इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स के थ्रू that have a bearing on the concerned industry and the company in particular। इकोनॉमिकल एनालिसिस बेसिकली मेरे को अगर फोरकास्ट करना है तो उस केस में सबसे पहले मैं फोरकास्ट करूँगा नेशनल इनकम के थ्रू। अगर आप नेशनल इनकम है प्लस उसके कंपोनेंट्स अलग अलग, आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं या आपके कंजप्शंस हैं या आपकी सेविंग्स हैं, उनको देखा जाता है कि उनकी कितना इम्पैक्ट है कंसर्न इंडस्ट्री पे या किसी कंपनी पे पर्टिकुलर। और जो जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इज़ यूज टू मेज़र द नेशनल इनकम, वो यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए नेशनल इनकम, और रिफ्लेक्ट करता है ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली आपकी ग्रोथ रेट कितनी हो रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, और हैज़ में रिगार्डिंग एज ए फोरकास्टिंग टूल फॉर एनालाइजिंग द ओवरऑल इकोनॉमी। और वो बेसिकली एक फोरकास्टिंग टूल है पूरी इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए, कैसे पूरी इकोनॉमी काम कर रही है अलॉन्ग विद इट्स वेरियस कंपोनेंट, अपने सारे कंपोनेंट्स के साथ ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पे। सम ऑफ द टेक्निक यूज फॉर द इकोनॉमिक एनालिसिस आर, कुछ टेक्निक्स क्या हैं इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज़ करने के लिए। एंटिसिपेटरी सर्वेस, एंटिसिपेटरी सर्वेस किस चीज़ को एंटिसिपेट कर लेना, सर्वेस के थ्रू शुरू में। दे हेल्प द इन्वेस्टर्स टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। ये बेसिकली आपको हेल्प करती है कि इन्वेस्टर्स को एक ओपिनियन बनाने में कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा या फ्यूचर स्टेट ऑफ इकोनॉमी कैसी होगी, कैसे वो काम करेगी और कितना मेरे को उससे प्रॉफिट मिल सकता है। इट इनकॉर्पोरेट द एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, एक्सपेंडिचर ऑन द प्लांट्स एंड मशीनरी, level of the inventory, all having a different bearing on the economic activity। बेसिकली अगर आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन उस चीज़ पे दिया जाता है कि आपकी कितनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, अगर मैं एक फैक्ट्री लगा रहा हूँ या अगर मैं एक कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, आपका एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए प्लांट और मशीनरी पर, हम लीज़ के लिए जाएँ या खुद की खरीदें, आपका लेवल ऑफ इन्वेंट्री कितना होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी इन्वेंट्री मतलब शॉर्ट पड़ जाए, ये ना हो कि आपकी इन्वेंट्री इतनी हो जाए कि आप बेच ही ना पाओ। तो ये सारे बेसिकली आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, क्योंकि इन सब में पैसा लगने वाला है। ऑल्सो फ्यूचर स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर आर टेकन इनटू अकाउंट, फ्यूचर स्पेंडिंग हैबिट्स कितनी हैं कंज्यूमर की, कैसे वो पैसा खर्च करना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ द वैल्यूएबल इनपुट अवेलेबल थ्रू दिस मेथड, इट हैज़ अ सर्टेन ड्रॉबैक। मतलब बेसिकली जो वैल्यू इनपुट्स अवेलेबल होते हैं इस मेथड्स के थ्रू, उसके अलावा भी इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। सर्वे रिजल्ट डू नॉट गारंटी दैट द इंटेंशन सर्वे वुड बी मेटरलाइज्ड। जो आपका सर्वे का रिजल्ट आएगा वो ये गारंटी नहीं देता कि आपका जो सर्वे है वो सही से मेटरलाइज है या सर्वे आपका एक्यूरेट है, वो गलत नहीं है। दे आर नॉट रिगार्डिंग एज ए फोरकास्ट, वो बेसिकली आप उसको एज ए फोरकास्ट नहीं मान सकते। देयर कैन बी ए कंसेंसस अप्रोच,
उस केस में आपकी एक अप्रोच हो सकती है कंसेंसस कि हाँ ये चीज़ गलत भी है, ये चीज़ सही भी है, बाय द इन्वेस्टर फॉर एक्सरसाइज ओपिनियन। और वो चीज़ एज ए इन्वेस्टर उसको कंसेंसस अप्रोच मान सकते हैं अपना ओपिनियन को एक्सरसाइज करने के लिए। उसके हिसाब से वो चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड फॉर मेक दिस टेक्निक पॉपुलर। बेसिकली इस टेक्निक को आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहोगे तो ये आपकी बेसिकली टेक्निक काफ़ी पॉपुलर हो गई है। बैरोमीटर और द इंडिकेटर अप्रोच। बैरोमीटर और इंडिकेटर अप्रोच आपकी क्या होती है? वेरियस इंडिकेटर आर यूज टू फाइंड आउट हाउ द इकोनॉमी शैल परफॉर्म इन फ्यूचर। काफ़ी सारे इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि इकोनॉमी कैसी परफॉर्म कर रही है आपकी फ्यूचर में। द इंडिकेटर हैव बीन क्लासिफाइड एज अंडर। इंडिकेटर्स को आप क्लासीफाई कर सकते हो इन कैटेगरीज में। सबसे पहला है आपका लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली कैसे काम करते हैं? दे लीड द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ देयर आउटकम। ये लीड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आउटकम्स के हिसाब से। लाइक आपने किसी प्लांट मशीनरी को बनाने में 10 करोड़ रुपए लगाए, आपके 10 करोड़ के बजट में आपकी एक प्लांटर मशीनरी लगी और वो आउटपुट दे रही है आपको 15 करोड़ रुपए की, आपकी उससे सेल्स हो रही है या उससे आपकी 20 करोड़ की सेल्स हो रही है, तो आपको दोगुना आउटपुट दे रही है। लेकिन अगर आपने सपोज कोई 10 करोड़ की मशीन लगाई और आपको आउटपुट दे रही है 1 करोड़ का, तो उसके इसमें आपको फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि वो 10% आउटपुट दे रही है जितने उस पर कॉस्ट लगी हुई है। तो लीडिंग इंडिकेटर वही होते हैं जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आउटकम्स के बेसिस पे देखते हैं कि कितना आउटकम उससे आ रहा है। दे रिलेट टू द टाइम सीरीज डेटा ऑफ द वेरिएबल डेट रीच द हाई और लो पॉइंट इन द एडवांस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उसको बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो टाइम सीरीज डेटा के हिसाब से कि आपके अगर हाई पॉइंट पर पहुंच गया आउटपुट या इकोनॉमिक एक्टिविटी या लो पॉइंट पर पहुंच गई एडवांस में, उस चीज़ को ये बोल सकते हो। रफली कंसिडेंटल इंडिकेटर्स। रफली कंसिडेंटल इंडिकेटर क्या होते हैं? रीच देयर पीक एंड थ्रू एट द अप्रोक्सीमेटली द सेम इन द इकोनॉमी। बेसिकली एक तो अपने पीक पे खड़े हो जाते हैं जाके, या एक अपने ट्रफ पे आगे। पीक पे इन द पॉइंट की आपकी मैक्सिमम स्पीड इतनी हो सकती थी या मैक्सिमम आउटपुट आपका 10 करोड़ का ही आ सकता था उससे, और या थ्रू पे आगे बिल्कुल ज़ीरो पे कि आपका मैक्सिमम आउटपुट इससे मिनिमम आउटपुट इससे 1 लाख का आ सकता है, मिनिमम आउटपुट इससे 10,000 का आ सकता है। तो वो उस चीज़ पे आगे खड़े हो गए। लैगिंग इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं? टाइम सीरीज डेटा ऑफ द वेरिएबल डेट लैग बिहाइंड देयर कंसिक्वेंस विजस इकोनॉमी। बेसिकली जो लैग करते हैं आपके टाइम सीरीज़ के हिसाब से या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इकोनॉमी के। लाइक अगर कल को मेरा टैक्स बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से मेरे प्रॉफिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या कल को मेरी टैक्स की रेट कम होगी तो इसके हिसाब से मेरे प्रॉफिट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हैं। ऑल दिस अप्रोचेज सजेस्ट द डायरेक्शन ऑफ द चेंज। ये सारे अप्रोचेज सजेस्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द एग्रीगेट इकोनॉमी, इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बट नथिंग अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। ये सारे चेंजेस आपके सजेस्ट करते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंज को इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लेकिन मैग्नीट्यूड को कोई चेंज नहीं कर सकते। वेरियस मेजर ऑब्टेन फ्रॉम द सच इंडिकेटर मे गिव द कंफ्लिक्टिंग सिग्नल अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। जो ये चेंजेस हैं सारे आपके फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी के बारे में एक तरह से आपको एक कंफ्लिक्टिंग डिसीजंस दे रहे हैं कि हाँ ये इकोनॉमी ऐसे काम कर सकती है या ये ऐसे हट सकती है। नेक्स्ट वाला आपका आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। इकोनॉमिकल मॉडल बिल्डिंग अप्रोच कैसे काम कर सकती है? इस अप्रोच में आप बोल सकते हो प्रिसाइज एंड द क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज डिटरमाइन द जीएनपी इज डिटरमाइंड। एक क्लियर रिलेशनशिप है किसके बीच में? डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट आप किस चीज़ को बोल सकते हो? लाइक आपकी सेल्स है, लाइक आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका सेल्स के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं 10 करोड़ की सेल करता हूँ तो मेरे को 10% के हिसाब से 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा। तो आपका प्रॉफिट है डिपेंडेंट किस चीज़ पे? सेल्स के ऊपर। तो उस चीज़ को आप डिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हो। लेकिन मेरी जो सेल्स हैं और एम्प्लॉयज़ का खर्चा है वो चीज़ मेरी इंडिपेंडेंट है, उस चीज़ को डिपेंडेंट नहीं बोल सकता। तो प्रॉफिट और सेल्स के बीच का जो वेरिएबल्स के बीच हम जो एक रिलेशनशिप दिखा रहे हैं तो उसको डिपेंडेंट आप बोल सकते हो। ए जीएनपी मॉडल बिल्डिंग और सेक्टरल एनालिसिस इज यूज्ड इन प्रैक्टिस थ्रू द यूज़ ऑफ द नेशनल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। स्टेप्स यूज है, बेसिकली स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं इकोनॉमिक मॉडल एनालिसिस करते हुए। hypothesize the total economic demand by measure the total
income based on the political stability, rate of inflation, change in the economical value. बेसिकली आप टोटल इकोनॉमी की डिमांड निकाल सकते हो टोटल इनकम के बेसिस पे, जो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बेसिस पे डिपेंड करती है, इन्फ्लेशन के रेट पे डिपेंड करती है, या इकोनॉमिकल लेवल पे डिपेंड करती है. फोरकास्टिंग अ जीएनपी बाय एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ वेरियस कंपोनेंट. आप जीएनपी को फोरकास्ट कर सकते हो एस्टिमेट करके वेरियस कंपोनेंट्स को, लाइक आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट कर रहे हो, ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को आप वो कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, या गवर्नमेंट परचेज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को एस्टिमेट कर रहे हो. तो इस चीज़ को आप बोल सकते हो फोरकास्टिंग अ जीएनपी बाय एस्टिमेटिंग द लेवल ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. After forecasting the individual component of the GNP, add them up to obtain the forecasted GNP. आप इस चीज़ को फोरकास्ट कर सकते हो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के हिसाब से और उसको ऐड कर सकते हो एज ए फोरकास्टेड GNP. Comparison is made of the total GNP arrived at with that from the independent agency for the forecast of GNP and the overall is test for the consistency. कंपैरिजन आपका बेसिकली बन रहा है टोटल GNP के बेसिस पे, और ये अराइव हो रहा है किस चीज़ में कि आपकी इंडिपेंडेंट एजेंसी कैसे फोर करती है और फोरकास्ट कैसे करती है GNP के हिसाब से, और ओवरऑल फोरकास्ट आपका कैसे हो रहा है कंसिस्टेंसी बेसिस पे. ये चीज़ आपकी काफ़ी डिपेंड करती है GNP को स्टैंड करते हुए, GNP निकालते हुए. सो गाइज हमने आज इकोनॉमिक एनालिसिस को बेसिकली पूरा कवर कर लिया. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन mention below in the comment section. So thank you guys, thank you so much.